आज हर जगह सिर्फ अहमदाबाद AI-171 प्लेन क्रैश की बातें हो रही है, मानो ये कोई इंसिडेंट नहीं, एक वायरल कंटेंट बन चुका है। लोग अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थियरी डिस्कस कर रहे हैं और मीडिया पे CCTV फुटेज बड़े आराम से एनालाइज हो रहा है और ब्लेम गेम भी पूरी तरह से रफ्तार में है। Mayday, Mayday, Mayday. Delhi, Paris, Delhi, Delhi, Tokyo, Delhi, Delhi, Melbourne, Delhi, Delhi, Paris, Delhi again, Delhi, Frankfurt, Delhi. Right behind me is the crash site. You can see the mess of the BJ hospital. लेकिन एक सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा कि मान भी ले ये क्रैश में ह्यूमन एरर था, फिर भी क्या बोइंग जैसे ग्लोबल एविएशन जायंट वाकई इनोसेंट है? एक ऐसी कंपनी जिसके प्लेन्स पिछले कुछ सालों में बार बार क्रैश हुए हैं। When you'll remember back in March of 2019, an aircraft with 157 people on board crashed minutes after takeoff from the Ethiopian capital. The families of those who died as a result of faulty flight control software on those planes have been adamant. If there's no risk of jail time for these decision makers who play with our lives, then there will be no change. एक विसल ब्लोअर इंजीनियर जॉन बार्नेट, उसने खुद सेफ्टी इश्यूज की वार्निंग दी थी और उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी छोड़े जो बोइंग के पूरे सेफ्टी सिस्टम पर कुछ सवाल खड़े कर देते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि अपनी टेस्टिमोनी देने के कुछ ही दिन बाद जॉन बार्नेट एक होटल कार पार्क में अपने ही ट्रक में मरे हुए मिलते हैं और पुलिस ने डिक्लेयर किया सुसाइड। लेकिन उनके लॉयर्स कह रहे हैं कि दिस वॉज नॉट जस्ट डिप्रेशन, दिस वॉज प्रेशर। फिर उनकी सुसाइड नोट भी मिलती है और उसमें क्या लिखा था उसके हम आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि आगे चलकर ये नाम जॉन बार्नेट बोइंग के कई हिडन सीक्रेट सामने लाने वाला है। लेकिन तुम्हें फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक वो प्लेन तुम्हारे खुद के घर के ऊपर से नहीं गुजरता। दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है इफ इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग, फिर भी तुम सच में अगर तुम अहमदाबाद प्लेन ट्रेजेडी का मिर्च मसाला यहाँ पे ढूंढने आए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो बोइंग के अंदर छुपे स्ट्रक्चरल फ्लॉज और ऑपरेशनल फेलियर्स को समझना चाहते हैं। आज हम उन्हीं अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को उठाने जा रहे हैं जो हर क्रैश के बाद कुछ दिन हेडलाइंस बनते हैं और फिर साइलेंस में गायब हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, रेगुलेटरी ओवरसाइट्स की कमी, क्वालिटी कंट्रोल करने का कोलैप्स और एक और कॉर्पोरेट कल्चर जहां प्रॉफिट सेफ्टी से ज्यादा बड़ा। क्योंकि इस वीडियो का मकसद ब्लेम नहीं अवेयरनेस है, ताकि उन वैलिड कंसर्न्स को समझा जा सके और शायद फ्यूचर में ऐसे डिजास्टर्स को रोका जा सके। 22 मई 2017 बोइंग ने लॉन्च किया अपना पहला 737 मैक्स एयरक्राफ्ट, जो एक मॉडर्न और फ्यूल एफिशिएंट प्लेन था जो कॉमर्शियल एविएशन को रीडिफाइन करने के लिए आया था। लेकिन सिर्फ कुछ महीने बाद 29 अक्टूबर 2018 को लायन एयर फ्लाइट 610 जकार्ता से टेक ऑफ करते ही 13 मिनट्स के अंदर क्रैश हो जाती है। ऑन बोर्ड सारे 189 लोग मारे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन बताता है एयर स्पीड इंडिकेटर्स और एंगल ऑफ अटैक सेंसर्स ने गलत डेटा दिया, जिसकी वजह से MCAS सिस्टम एक्टिवेट हुआ और प्लेन का नोज फोर्सफुली नीचे की ओर पुश किया गया। दोस्तों, इस टर्म MCAS को ध्यान से याद रखना, क्योंकि आगे चलकर यही MCAS सिस्टम बोइंग 737 मैक्स क्रैशेस की सारी प्रॉब्लम्स की वजह बनेगा। फिर सिर्फ 4 महीने बाद 10 मार्च 2019 को इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 भी टेक ऑफ के सिर्फ 6 मिनट के अंदर ही क्रैश हो जाती है और ऑन बोर्ड सारे 157 लोगों की मौत हो जाती है। और इस बार भी वजह वही MCAS का गलत एक्टिवेशन। दोनों क्रैशेस में टोटल 346 लोगों की जान जाती है और रीजन सिर्फ एक, MCAS। मतलब सेम कंपनी और मॉडल भी सेम टू सेम एंड कॉज और सिर्फ 1 साल के अंदर 2 मेजर क्रैशेस भी हो गए। ना, ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसके बाद बोइंग पर बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज उठने लगी। हर एक कॉन्स्पिरेसी के पीछे से निकले कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो दुनिया के सामने पहली बार आए। क्योंकि जब एयरबस ने अपना सबसे फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट A320 नियो लॉन्च किया तो उसने मार्केट पे धमाका कर दिया। न्यू इंजन ऑप्शंस के साथ इस एयरक्राफ्ट ने फ्यूल कॉस्ट में 15 से 20% तक बचत शुरू कर दी और इसका मार्केट शेयर 65% तक पहुंच गया। वहीं बोइंग के पास सिर्फ 30% तक मार्केट शेयर रह गया था और इसी कॉम्पिटिटिव प्रेशर को देखते हुए बोइंग ने 2017 में अपना बोइंग 737 मैक्स लॉन्च किया, जिसमें लिप 1B इंजिन्स लगाए गए, जो ऑलमोस्ट वही इंजन फैमिली से थे जो एयरबस A320 नियो में भी यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल फर्क था, एयरबस ने नए इंजिन्स के लिए एयरक्राफ्ट डिजाइन को स्क्रैच से ऑप्टिमाइज किया
टॉलर लैंडिंग गियर, बैलेंस स्ट्रक्चर और एरोडायनामिक टेस्टिंग्स। लेकिन बोइंग ने 1960s के डिजाइन वाले 737 एयरफ्रेम को रेट्रोफिट करने का डिसीजन लिया और सिर्फ टाइम और R&D कॉस्ट बचाने के लिए, जिसका नतीजा था अनबैलेंस एरोडायनामिक्स और नोज पिच इश्यूज। अरे वाह बोइंग, मतलब पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए कि डिजाइन स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी इंश्योरेंस तो तेल लग गया और इंजन का प्लेसमेंट ही बदल लिया। लेकिन फिर भी इसे ऑफिशियली लॉन्च कैसे कर दिया गया? क्या उस समय FAA सो रही थी? जी नहीं, क्योंकि 737 मैक्स अब हाई थ्रस्ट पे डेंजरसली नोज ऊपर की ओर पिच करता था और एक इंजीनियर ने ये तक भी कह दिया था, It's a faulty airframe. You have got to fix the frame, and you can't fix the frame without moving the engines back. लेकिन बोइंग ने engines वापस मूव नहीं किए, बल्कि एक सॉफ्टवेयर फिक्स सेंसर लॉन्च किया, MCAS यानी Maneuvering Characteristics Augmentation System। जब नए इंजन से प्लेन का नोज ऊपर जाता तो MCAS ऑटोमेटिकली नोज को नीचे पुश करता ताकि प्लेन एंगल ऑफ अटैक तक स्टॉल ना हो। बहुत सही बोइंग, बहुत सही। मतलब पूरे प्लेन का वर्टिकल मैन्यूवरिंग एक टेक्निकल सेंसर के भरोसे ही छोड़ दिया तुमने। लालच की भी कोई हद होती है, चाहे लोग मरते रहें, चाहे फैमिलीज बिखर जाएं, पर जेबें वो तो भरनी चाहिए हर हाल में। लेकिन फिर से वही सवाल, क्या सिर्फ MCAS पूरे प्लेन को स्टेबल रख सकता था? देखिए, उसके ऑफिशियल टेक्निकल रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन MCAS सिर्फ एक ही एंगल ऑफ अटैक सेंसर पे डिपेंड करता था, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि बोइंग ने पायलट्स को MCAS के बारे में डिटेल में बताया ही नहीं था। लायन एयर के पायलट्स ने MCAS के अगेंस्ट कंट्रोल्स पुल करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन MCAS बार बार एक्टिवेट होता रहा और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 20 बार MCAS से लड़ने की कोशिश की। वैसे ही इथोपियन फ्लाइट में पायलट्स ने MCAS डिसेबल भी कर दिया था, लेकिन तब तक प्लेन इतना नोज हेवी हो चुका था कि मैन्युअली उसे पुल करना फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया था। आज बोइंग 737 मैक्स वापस सर्विस में है रीडिजाइन के साथ, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इंजीनियरिंग का फ्यूचर है या एक कॉर्पोरेट ग्रिड की मिसाल जहां प्रॉफिट्स ने सेफ्टी को पीछे छोड़ दिया। MCAS सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं था, ये बोइंग की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। बोइंग को पता था कि एयरलाइंस नए एयरक्राफ्ट लेने से पहले सिमुलेटर ट्रेनिंग के एक्स्ट्रा खर्चे से भागना चाहते हैं, और अगर 737 मैक्स के लिए फुल सिमुलेटर ट्रेनिंग जरूरी हो जाती तो कई एयरलाइंस एयरबस के ऑप्शंस की तरफ चली जाती। और इसी रिस्क को देखते हुए बोइंग ने डेलिबरेटली पुराने 737 NG जैसे ही प्रेजेंट किया, नो न्यू ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। इनफैक्ट साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने तो बोइंग के साथ एक डील भी कर ली थी कि अगर सिमुलेटर ट्रेनिंग जरूरी है तो उन्हें हर एक एयरक्राफ्ट पर $1 मिलियन का डिस्काउंट मिलता। बोइंग ने अपने इंजीनियर्स और मैनेजर्स पर इमेंस प्रेशर बनाया था कि हर चेंज को माइनर क्लासिफाई करे ताकि ट्रेनिंग अवॉइड हो सके। बोइंग ने अपने सेल्स पिच का बेस ही इस बात पे बना दिया था कि एक 737 पायलट बिना किसी सिमुलेटर ट्रेनिंग के डायरेक्ट 737 मैक्स उड़ा सकेगा, और वो भी सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग से। लेकिन इसी इल्यूजन को मेंटेन करने के लिए बोइंग ने MCAS को एक सीक्रेट बना दिया। ना उसका जिक्र पायलट मैनुअल्स में था और ना ट्रेनिंग मटेरियल्स में। एक बोइंग इंजीनियर ने बाद में एडमिट किया कि उन पे बहुत प्रेशर था हर चार्ज को माइनर चार्ज दिखाने का, क्योंकि अगर कोई चार्ज मेजर होता तो ट्रेनिंग जरूरी बन जाती, और अगर ट्रेनिंग जरूरी होती तो बोइंग का पूरा बिजनेस मॉडल ही हिल जाता। इंटरनल ईमेल्स ने बोइंग के कल्चर को एक्सपोज कर दिया, और एक एम्प्लॉय लिखता है, I'll be shocked if the FAA passes this third। ऑब्वियसली, क्योंकि लायन क्रैश के बाद भी बोइंग ने क्या किया? एक आईपैड बुलेटिन, बस। ना सिमुलेटेड ट्रेनिंग थी और ना ही कोई रियल ड्रिल्स। क्यों? वो पता नहीं, या फिर बताया ही नहीं गया। फिर आई इथोपियन एयरलाइंस। पायलट्स तो ट्रेन थे, प्रोसीजर फॉलो किया, MCAS को डिसेबल भी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट माइक सेनेट ने प्राइवेट मीटिंग में कहा, वी डिडंट वांट टू ओवरलोड द क्रूज विद इंफॉर्मेशन दैट इज अननेसेसरी। ओवरलोड मतलब एक ऐसा सिस्टम जो पूरा प्लेन जबरदस्ती जमीन पे ले आया, और उसे मेंशन करना भी जरूरी नहीं। एक अमेरिकन एयरलाइंस के पायलट का जवाब था, आई वुड थिंक देयर वुड बी अ प्रायोरिटी ऑफ पुटिंग एक्सप्लेनेशंस ऑफ थिंग दैट कुड किल यू। लेकिन बोइंग की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद आता है 787 ड्रीमलाइनर। कई डार्क ट्रूथ जो सामने लाए सिर्फ एक इंसान। मिलिए इनसे और विसल ब्लोअर जॉन बार्नेट, जिसकी हमने वीडियो के शुरुआत में भी बात की थी, जो बोइंग के एक सीनियर क्वालिटी मैनेजर थे जिन्होंने बोइंग में 30 साल तक एयरक्राफ्ट सेफ्टी के लिए काम किया था। वो साउथ कैरोलिना के नॉर्थ चार्ल्सटन प्लांट में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पर काम करते थे, लेकिन 2016 में उन्होंने कुछ ऐसे सेफ्टी फ्लॉस देखे जो उन्हें डीपली डिस्टर्ब कर गए।
उन्होंने देखा कि 787 मॉडल प्लेन्स के कई इमरजेंसी ऑक्सीजन सेफ्टी लैप्सेस फॉल्टी थे और उसका रेट 25% तक था। मतलब 300 यूनिट में से 75 यूनिट ऑलरेडी फेल हो गए थे। यानी रैपिड डिकम्प्रेशन के केसेस में पैसेंजर्स के लिए ऑक्सीजन मास्क का ड्रॉप होना एसेंशियल होता है। वो फॉल्टी सिस्टम की वजह से लोग ऑक्सीजन के बिना ही रह जाते। इसी प्लांट में बार्नेट ने और भी डेंजरस इश्यूज हाईलाइट किए, जैसे शार्प मेटल शेविंग्स जो क्रिटिकल वायरिंग के ऊपर लटक रहे थे। अगर ये शेविंग्स फ्लाइट के दौरान शॉर्ट सर्किट करती तो कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो सकता था। जब बार्नेट ने ये सब बोइंग को बताया तो उनकी कंसर्न्स को इग्नोर कर दी गई। उसके बाद उन्होंने FAA को भी कांटेक्ट किया, लेकिन बोइंग ने उनके ऊपर रिटेलिएशन स्टार्ट किया। उनका रोल चेंज किया गया, उन्हें लो लेवल असाइनमेंट्स दिए गए और परफॉर्मेंस रिव्यू भी बिगाड़ दिए गए। कॉलिग्स के बीच उनका नाम बदनाम किया गया और उन पर प्रोडक्शन डिलेस का भी झूठा इल्जाम लगा दिया गया। इस हैरेसमेंट से बार्नेट को एंजाइटी, डिप्रेशन और PTSD होने लगा। 2017 में उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने मीडिया के सामने बोइंग के फ्लॉज एक्सपोज किए और विसल ब्लोअर बन गए। फिर मार्च 2024 में बार्नेट एक होटल पार्किंग लॉट में डेड पाया गए, उन्हीं के ट्रक में एक गनशॉट वुंड के साथ। पुलिस ने इसे सुसाइड डिक्लेयर किया और इन्वेस्टिगेटर्स को उनके ट्रक में यह हैंड रिटन नोट भी मिला, जिसमें लिखा था, अमेरिका एक हो जाओ वरना मर जाओ। और मैं था वो जो सिस्टम के अंदर से चीख रहा था, अकेला, थका हुआ, लेकिन बिना झुके। मैं दुआ करता हूँ कि जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह की वो अपना हिसाब चुकाएंगे। मैं चाहता हूँ कि बोइंग भी अपने गुनाहों की कीमत चुकाए। फिर 2025 में उनकी फैमिली ने बोइंग के खिलाफ एक रॉन्गफुल डेथ लॉसूट भी फाइल किया, जिसमें उन्होंने कहा था बोइंग ने जॉन को तोड़ देने की धमकी दी थी और वो अपनी धमकी पर खरे भी उतरे। बाद में FAA इंस्पेक्शंस ने कंफर्म किया कि बार्नेट की वार्निंग सही थी। मेटल सेविंग्स हटाए गए और ऑक्सीजन सिस्टम भी रिप्लेस किए गए, लेकिन ह्यूमन कॉस्ट इररिपेरेबल था। बाद में बोइंग ने एक जेनरिक कॉन्डोलेंस स्टेटमेंट भी जारी किया, लेकिन जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उनकी फैमिली ने बाद में बोइंग के साथ एक कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट भी किया। जॉन बार्नेट का केस सिर्फ एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं था, ये एक मिरर था जिसमें बोइंग की कॉर्पोरेट कल्चर का सबसे अंधेरा चेहरा दिखता है। एक सिस्टम जहां सेफ्टी कंसर्न सप्रेस किए जाते हैं और जो सच बोलता है उसे साइलेंट कर दिया जाता है। लेकिन असल में फैक्ट्री के अंदर चलता क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। साल 2014 में एक अंडरकवर रिपोर्टर ने अल जजीरा के एक यूनिट के साथ बोइंग के चार्ल्सटन 787 ड्रीमलाइनर प्लांट में इन्वेस्टिगेशन एग्जीक्यूट किया, जिसमें उन्होंने अंदर का कड़वा सच दिखाया। हिडन कैमरा फुटेज में ये फैक्ट्री वर्कर्स ने खुद कन्फेस किया कि मैं खुद भी ड्रीमलाइनर पे फ्लाई नहीं करता। फिर 15 में से 10 वर्कर्स ने भी कन्फेस किया कि वो इस प्लेन में फ्लाई करना पसंद नहीं करेंगे। Of 15 workers asked randomly, 10 said they would not fly on the Dreamliner. I wouldn't fly on one of these planes because I see the quality going down around. और एक वर्कर ब्लंटली कहता है, We are not building them to fly, we are building them to sell. इसका मतलब था डिलीवरी डेडलाइंस के लिए क्वालिटी को इग्नोर किया जा रहा था। हिडन कैमरा ने तो ड्रग यूज का भी सच सामने रखा। लोग कोकेन, वीट और पेन किलर्स का यूज करते हुए दिखे गए और एक वर्कर बोलता है दे डोंट ड्रग टेस्ट एनीबॉडी। कुछ लोग लंच पे जाके जॉइंट मार के वापस काम पे लग जाते। I know they don't. There's people who go out during lunch and go smoke one up. Do they? Hell yeah. फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने फैक्ट्री फ्लोर पे डिफेक्टिव पार्ट्स, मेटल सेविंग्स और क्वालिटी बाईपासिंग का पैटर्न भी देखा। और एक बोइंग मेमो में ये तक लिखा था कि दे चेंज बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू मीट स्केड्यूल। और बोइंग के एक सीनियर इंजीनियर ने इसे रिप्रीहेंसिबल बताया। फिर एक फॉर्मर इंजीनियर्स यूनियन प्रेसिडेंट सिंथिया कॉल ने जब ये मेमो देखा तो बोला, मैं कभी भी 787 पे ट्रैवल नहीं करूंगी जो इस एनवायरनमेंट पे बना हो। How does that make you feel as a flyer? Oh yeah, I'm not flying on a 787. That just makes, because I've been kind of avoiding flying on a 787 and seeing this, I would definitely avoid flying on a 787. क्योंकि 737 मैक्स के फ्यूल टैंक्स में भी इंस्पेक्टर्स ने रैक्स, टूल्स और मेटल डेब्रिस भी पाए। और फिर KC-46 मिलिट्री प्लेन्स में भी टूल्स इधर उधर मिलते हैं। फिर 2024 में एक और शॉकिंग इंसिडेंट हुआ कि जब बोइंग जेट का डोर पैनल मिड एयर ही निकल गया क्योंकि बोल्ट्स प्रॉपर्ली रीइंस्टॉल नहीं किए गए थे।
और ऊपर से FAA की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि कार्लस्टन प्लांट में डिफेक्ट पार्ट्स को डेलिबरेटरी में प्लेस किया गया ताकि डिलीवरी डिले ना हो, और 53 पार्ट्स ऐसे थे जिनके रिकॉर्ड्स इंटरनेशनली ऑल्टर किए गए थे। बोइंग के कुछ वर्कर्स ने बताया कि स्क्रैप बिन से सबस्टैंडर्ड पार्ट्स इंस्टॉल किए जाते थे। जब सही पार्ट्स नहीं मिलते थे, गेट इट डन, गेट इट आउट। अच्छा, तो ये फैक्ट्री का था असली मंत्र। फिर एक वेटरन बोइंग मैनेजर अल जीरा को बताया, इट्स लाइक एन आइसबर्ग, 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर स्वेप्ट अंडर द रग। सिर्फ जो दिखता है वो छोटा हिस्सा, असली खतरा छुपा हुआ है। 2019 से 2020 तक इन्वेस्टिगेटर्स ने बोइंग के इंटरनल ईमेल्स और चैट मैसेजेस अनकवर किए। और दोस्तों, अगर आपको अब तक ये लग रहा है कि ये कहानी शॉकिंग है, तो ये मैसेजेस उनका असली स्मोकिंग गन थे। इन लीक्स में बोइंग के खुद के एम्प्लॉइज मजाक कर रहे थे, रेगुलेटर्स को ट्रोल करते हुए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का मजाक उड़ाते हुए और कंपनी के प्रोसेस को खुद ही अनरिलायबल बोलते हुए। ये ईमेल्स सिर्फ गलती नहीं दिखाते, ये एक ऐसी कॉर्पोरेट कल्चर दिखाते हैं जहां एरोगेंस और सेफ्टी के प्रति सिनिसिज्म डीपली रूटेड था। और फिर आता है वो एक ईमेल लाइन जो बहुत वायरल हो गई, दिस प्लेन इज सुपरवाइज्ड बाय क्लाउन्स हु आर इन टर्न सुपरवाइज्ड बाय मंकीज। हाँ, और ये और कोई नहीं बल्कि बोइंग के एक लीड पायलट ने लिखा था अपने ही 737 मैक्स प्रोग्राम के बारे में। क्लाउन्स मतलब इंजीनियर्स और मंकीज या तो मैनेजमेंट या फिर FAA रेगुलेटर्स। लीक ईमेल्स में भरे पड़े थे ऐसे ही शेमफुल लाइंस और डार्क ह्यूमर। फिर 2018 में क्राइसिस होने से पहले एक बोइंग एम्प्लॉय ने पूछा, वुड यू पुट योर फैमिली ऑन अ मैक्स सिमुलेटर ट्रेन्ड एयरक्राफ्ट? आई वुडंट। उसका कॉलिग तुरंत बोलता है नो। जब बोइंग के खुद के स्टाफ अपने फैमिली मेंबर को 737 मैक्स में बैठने नहीं देना चाहता, तो बाकी की दुनिया का क्या? और एक एम्प्लॉय ने लिखा, आई स्टिल हैवंट बीन फॉरगिवन बाय गॉड फॉर कवरिंग अप आई डिड लास्ट ईयर। कवरिंग अप क्या? शायद FFA को या एयरलाइंस को गलत इंफॉर्मेशन देना बोइंग के अंदर के लोग जानते थे। कॉर्नर कट्स हो रहे हैं, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। उन्हें गिल्ट था, लेकिन सिस्टम फिर भी चलता रहा क्योंकि सच बोलना जॉब छोड़ने से महंगा पड़ा। बोइंग के कुछ स्टाफ ने FAA ऑफिशियल्स को भी लाइटली लेना शुरू कर दिया था और एक मैसेज में ये लिखा गया कि डीलिंग विद FAA इंजीनियर्स इज लाइक डॉग्स वॉचिंग TV। यानी रेगुलेटर्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके सामने हो क्या रहा है, और सिर्फ रेगुलेटर्स नहीं, अपनी ही कंपनी के डिसीजंस का भी मजाक उड़ा रहे थे ये लोग। फिर एक इंजीनियर लिखता है, दिस एयरप्लेन इज रिडिकुलस, और दूसरा जवाब देता है, समटाइम्स यू हैव टू लेट बिग थिंग्स फेल सो दैट एवरीवन कैन आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, मे बी दैट्स व्हाट नीड्स टू हैपन। और ये सब कहा गया था बिफोर द क्रैशेस। जैसे बोइंग के कुछ लोगों को अंदाजा हो चुका था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, लेकिन या तो वो कुछ कर नहीं पा रहे थे या वो करना नहीं चाहते थे। शायद उन्हें लगता था कि सिर्फ एक बड़ी ट्रेजेडी ही कंपनी को जगा सकती है। और दोस्तों, वही हुआ। जब ये इंटरनल चैट्स पब्लिक हुई तो सिर्फ आम लोग नहीं, कांग्रेस के मेंबर्स भी शॉक हो गए। US रिप्रेजेंटेटिव पीटर डी फाजियो, जो बोइंग पे इन्वेस्टिगेटिव लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा, दिस ईमेल्स पेंट अ डीपली डिस्टर्बिंग पिक्चर। बोइंग वेंट टू ग्रेट लेंथ्स टू अवॉइड स्क्रूटिनी इवन व्हाइल देयर ओन एम्प्लॉइज वर रेजिंग रेड फ्लैग्स। और बोइंग का वाइस प्रेसिडेंट क्रैश के बाद पायलट्स को बस ये कहता है, वी ट्राई नॉट टू ओवरलोड द क्रूज विद इंफॉर्मेशन दैट्स अननेसेसरी। एक कल्चर जहां सेफ्टी एक जोक बन गया था, जहां इंजीनियर्स कंसर्न्स उठाते थे लेकिन मैनेजमेंट डेडलाइंस और प्रॉफिट्स में बिजी रहे। और जब आपका खुद का टीम ये कहे कि दिस एयरप्लेन इज डिजाइन बाय क्लाउन्स, तो सोचिए कितनी डेंजरस डायरेक्शन में थी ये कंपनी। इन लीक्स के बाद बोइंग को फाइनली पब्लिक में एक्सेप्ट करना पड़ा कि गलती हुई है, और उस वक्त के CEO डेनिस मुलिमबर्ग को फायर कर दिया गया। कंपनी ने कहा, वी विल लर्न लेसन्स, और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने का प्रॉमिस किया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सिस्टम गिरे तो कसूर हमारा, प्लेन क्रैश हो तो ब्लेम वेदर का, और जब हम सवाल करें तो कहते हैं वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तुम्हारे सामने सबूत बहुत है, पर तुम्हें भरोसा करना आता है तो सिर्फ उन बेवकूफ से जर्नलिस्ट पर। मैं इन बेवकूफों को जर्नलिस्ट भी क्यों कह रहा हूँ? खैर छोड़ो ये सब, पर अगर तुम्हें लगता है कि ये सच दबाना नहीं चाहिए तो इस वीडियो को वायरल करो ताकि ये उन ऑफिशियल्स तक पहुंच सके जहां अभी भी कुछ लोग काम करते हैं बिना खुद का अमन बेचे। नहीं तो कल जब ऐसे ही किसी हादसे में हम में से किसी का नंबर आएगा, कोई भी नहीं बचेगा तो सवाल करे या फिर सुन सके। और ऐसे ही अगर तुम टेररिज्म को नंगा होते हुए देखना चाहते हो तो क्लिक करो इस वाली वीडियो पे, जहां हम एक्सपोज ऑलरेडी कर चुके एक ऐसे टेररिज्म के मॉडल को जो तुम्हें स्कूल्स और कॉलेज में कभी पढ़ाया नहीं गया होगा। और कमेंट्स में बता दो, विल यू फ्लाई इफ इट्स बोइंग या कहोगे जो लिखा है वही होगा। ओवर एंड आउट।